हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डियर फ्रेंड्स, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है जी सर सर, आवाज गुड आपकी। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो डियर फ्रेंड्स, सभी अपने गुड माइक बंद कर इवनिंग। लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम एक स्पेशल सेशन आपके साथ लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं डीआरटी, डीआरएटी की और लोक अदालत की। कि इसमें केस कितनी अमाउंट तक लगाए जा सकते हैं, कौन इसको ऑपरेट करता है, और किस प्रकार से इसका बेनिफिट हमारे बैंक को है। इस सारे के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। तो बहुत सारे साथी जो हैं गुड इवनिंग कह रहे हैं, तो सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। तो अभी हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कृपया ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। प्लीज अपना माइक बंद रखेंगे। जो भी कोई बात कहनी है चैट बॉक्स के माध्यम से कहेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि बीच में जो हमारा सेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डीआरटी की। सो डीआरटी क्या है? आप सभी जानते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसकी नींव 1981 में एक कमीशन तलवार कमेटी बनाई गई थी। तलवार कमेटी बनाई गई थी। उसको कहा गया था कि बैंक के जो केस हैं, इसमें हम किस प्रकार से करें कि इसका निपटान जल्दी से हो। फिर इसके बाद इसको सहायता दी नरसिम्हा कमेटी ने। नरसिम्हा कमेटी ने, क्योंकि नरसिम्हा कमेटी का आपको याद होगा कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस जो थी वो बैंक में इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो 1993 में हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसको आरडीडी बीएफआई एक्ट के नाम से जाना जाता है। आरडीडी बीएफआई स्टैंड का पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म जो है, उसका मतलब रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिकवरी ऑफ डेट्स, आरडी पहले आरडी का है कि रिकवरी ऑफ डेट्स। अगले जो डीडी डीबीएफआई का मतलब है ड्यू फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी डेट्स जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं, उसके लिए आरडीडी बीएफआई एक्ट बनाया गया, जिसमें डीआरटी, जिसको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसमें उस समय 8 डीआरटी बनाए गए थे। लेकिन प्रेजेंटली इसमें हमारे पास कितने डीआरटी चल रहे हैं, कोई बता सकता है तो प्लीज मेंशन करें। प्रेजेंटली जब बनाया गया था तो 8 डीआरटी पूरे इंडिया में बनाए गए थे, ताकि वो बैंक के केसेस सुनेंगे, और बैंक के केसेस जितने भी बैंक के लोन केसेस हैं उसमें लगाए जाएंगे जो 10 लाख से ऊपर थे। पहला क्वेश्चन मेरा था, प्रकाश जोरवाल जी, भाई तैयारी कर लो आगे बढ़ने की। 39 बोल रहे हैं, 39 डीआरटी हैं यस इस समय प्रेजेंटली। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रकाश जोरवाल जी और हमारे एन के यादव जी और अमरजीत सिंह जी सभी साथी बोल रहे हैं कि सर 39 है। तो डीआरएटी जो है वो, सॉरी डीआरएटी के, मैं डीआरटी की बात कर रहा हूँ, डीआरटी 39 है। और साथ ही साथ प्रकाश जोरवाल जी ने बता दिया कि डीआरएटी जो है सर वो 5 है। यस। तो पहले हम डीआरटी की बात करें तो 39 डीआरटी इस समय काम कर रहे हैं। तो ये आरडीडीबीएफ आई एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि 1993 में बना। क्यों बना? प्रोवाइड स्पीडी मैकेनिज्म फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स। क्योंकि इसके थ्रू जो बैंकों का लोन है वो स्पीडीली, मतलब कि रिकवर कर सकता है बैंक। मतलब कि स्पीडीली कैसे कर सकता है? क्योंकि इसमें बैंक के केसेस लगते थे, और इसमें केवल 180 दिनों में, केवल 180 डेज में, ध्यान से सुनिए, 180 डेज में डिसीजन देना होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डीआरटी की अपनी व्यस्तताएं हैं, इसमें ऑफिसर्स की कमी रहती है, जिसकी वजह से ये जो 180 डेज में प्रोसेस आना होता था, उसके लिए 4 to 5 years लग जाते थे, जिसकी वजह से हमारा रिकवरी का, बैंक की रिकवरी का काम काफी रुक गया। लेकिन हम अभी डीआरटी की बात कर रहे हैं। तो डीआरटी जो है आरडीडी बीएफआई एक्ट 1993 के अंतर्गत आता है। और ये बैंकों के जो रिकवरी ऑफ, जो जिनमें हमने रिकवरी करनी है, जो एनपीए अकाउंट है, जो 20 लाख से ऊपर की अमाउंट के हैं, वो इसमें केस लगाए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव इसका यही था, उद्देश्य यही था कि स्पीडी रिकवरी करानी है, लोन्स में स्पीडी रिकवरी हो। और जो सिविल कोर्ट्स के ऊपर
बहुत सारा बर्डन था, बैंक के केस भी लग रहे थे, मैट्रिमोनियल केस लग रहे थे, और बहुत सारे केस लग रहे थे। कोई किसी का हत्या का केस लग रहा था, पिनल कोड के बहुत सारे केस थे। तो वो सारा इस सिविल कोड में वर्क बहुत बढ़ गया था। तो सिविल कोड का काम कम करने के लिए भी ये अलग से कर दिया कि भाई बैंक के केस आप डीआरटी में लगाइए। देन स्पेशलाइज्ड फॉरम फॉर डेट डिस्प्यूट्स, तो ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म बना दी गई। देखिए, जो जज जो है वो सभी तरह के केस सुनते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती। लेकिन जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में काम करते हैं, उनको, उनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होता है। और इसमें जो बाकी के ऑफिसर लगाए जाते हैं वो बैंक में जो काम करने वाले हैं वही लगते हैं। जैसे कोई स्केल 4 का है वो जा सकता है, स्केल 3 का है वो डेट डीआरटी में भी उसको जोनल ऑफिस, जहाँ सेंट्रल ऑफिस में अपने जो बैंक होते हैं उनसे वो व्यक्ति मांगते हैं, ऑफिसर मांगते हैं कि ट्रेंड पर्सन, जो लॉ से रिलेटेड ट्रेंड पर्सन है वो हमें दीजिए। तो बहुत सारे हमारे ऑफिसर जो है, जो स्केल 3 एंड अबव जो होते हैं, वो यहाँ डीआरटी में जाके केसेस को डील करते हैं। और सेफ गार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इससे नेचुरल बात है कि जब प्रोसेस फास्ट होगा तो बैंकों के लोन जल्दी वापस आएंगे, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। इसके बाद है कि डीआरटी का स्ट्रक्चर क्या है। डीआरटी का स्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले बोला कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हेड करता है। इसको कौन हेड करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर में जो है वो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। और इसको असिस्ट कौन करते हैं? असिस्टेड बाय रिकवरी ऑफिसर्स एंड स्टाफ। जो मैंने बोला बैंक का स्टाफ होता है, उसको इस तरफ लगाया जाता है, डीआरटी में लगाया जाता है, ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हेल्प हो सके। ठीक है। और फिर एपेलेट अथॉरिटी है, जो डीआरटी करेगा, इसको, इसके अगेंस्ट कोई अपील करनी हो कि डीआरटी, ये तो नहीं होली सोली नहीं है डीआरटी। डीआरटी के ऊपर भी एक व्यक्ति बैठा है, डीआरएटी। तो डीआरएटी क्या है? डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि जहां पे अपील कर सकते हैं। डीआरटी ने कुछ गलत किया, जहां किसी को अच्छा नहीं लगा, बारोर को भी अच्छा नहीं लग सकता, बैंक को भी अच्छा नहीं लग सकता। यहाँ तो दो ही व्यक्ति रहेंगे ना, एक बारोर रहेगा, एक बैंक रहेगा। तो हो सकता है कि कई बार बारोर को अच्छा लग जाए, बैंक को अच्छा ना लगे, और बैंक ने अपील करनी हो तो कहाँ जाए? तो फिर बैंक डीआरएटी में जाएगा। अगर बारोर को भी अच्छा नहीं लगा, निर्णय ठीक नहीं लगा, तो फिर कहाँ जाएगा? डीआरएटी में अपील कर सकता है। ठीक है। चलिए, पावर्स ऑफ डीआरटी। तो डीआरटी की जो पावर्स है, एडजुडिकेट डेट रिकवरी एप्लीकेशन। ये जो भी डेट रिकवरी की एप्लीकेशन बैंक देता है, क्या करता है? बैंक ने मान लो किसी से 20 लाख से ऊपर कोई लोन लेना है, तो बैंक क्या करेगा? किस में केस लगाएगा? डीआरटी में केस लगाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस लगाएगा। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या करेगा? मान लो एप्लीकेशन बैंक ने दे दी, तो क्या करेगा? सबको सम्मन करेगा। किसको सम्मन करेगा? बारोर को। बारोर को सम्मन करेगा। क्या सम्मन करेगा? कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये एप्लीकेशन आई है, तुम 30 दिन में इसका जवाब दो। कितने दिन में जवाब दो? 30 दिन में, 30 डेज में। 30 डेज का एक नोटिस निकालता है सबसे पहले कि भाई आपके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन आई है, उसको हम कहते हैं समनिंग। सम्मन करता है, 30 दिन में अपना इसके अगेंस्ट लिख के जवाब दो, कि जो आपके लिए समन एंड एग्जामिन विटनेस। फिर वो उसमें विटनेस बुलाता है, समन करता है। पावर सिमिलर टू सिविल कोर्ट। जो सिविल कोर्ट का जज होता है ना, वो ही सेम टू सेम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पावर्स है। ठीक है। मतलब कि डियर फ्रेंड्स, एक मिनट में जरा व्हाट्सएप बंद कर लूं। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो सिविल कोर्ट का जज की क्वालिफिकेशन होती है, सेम क्वालिफिकेशन प्रिजाइडिंग अफसर की होती है। ठीक है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है सिविल कोर्ट की, जो जो पावर्स उसकी उसकी हैं, वही पावर्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रखता है। प्रोसीजर ऑफ डीआरटी क्या है? मैंने बताया पहले कि बैंक्स फाइल्स ओरिजिनल एप्लीकेशन, जिसको ओए बोल देते हैं। ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करता है बैंक कि भाई मैंने ए व्यक्ति से 22 लाख रुपया लेना है। ठीक है। और बारोअर सबमिट्स
रिटर्न स्टेटमेंट बारोर को कितने दिन में, 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि जैसे ही वो करता है 30 डेज का वो समन करता है कि भाई 30 दिन में आप अपना जवाब दीजिए, तो बारोर सबमिट्स रिटर्न स्टेटमेंट। फिर इसकी हेयरिंग एंड एविडेंस चलती है, जैसे आम कोर्ट में चलती है ना, कि हेयरिंग होती है, व्यक्तियों को बुलाया जाता है जज साहब के सामने, उसने बोलना होता है कि भाई ये है, तो विटनेस भी वही होती है और हेयरिंग वहां चलती रहती है। फाइनल ऑर्डर एंड रिकवरी एग्जीक्यूशन, इसके बाद जब डीआरटी मतलब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ये सब सुन लेता है, सब कुछ, सब बारोर का केस भी सुनता है और बैंक का केस भी सुनता है, उसके बाद क्या करता है, डी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एक ऑर्डर निकाल देता है। क्या ऑर्डर निकालता है कि भाई इस व्यक्ति से इतने पैसे रिकवर किए जाएं, बारोर के लिए सपोज कर लो निकाल देता है कि इतने पैसे जो है वो रिकवर किए जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डीआरएटी का काम शुरू हो जाता है। मतलब यहां तक हो गया कि डीआरटी ने अपने फाइनल ऑर्डर दे दिए, और उसके बाद जो रिकवरी ऑफिसर जाएगा वो जाके उसकी जो बारोर है उसकी प्रॉपर्टी को बेचेगा, बेच के बैंक के पैसे दिलवा देगा। मान लीजिए जहां पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, बारोर को लगा कि मेरे साथ तो अन्याय हो गया, इनजस्टिस हो गया, मैं तो इस जजमेंट को मानता नहीं। अब वो जाएगा कहाँ, डीआरईटी में, ये डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में मेरा क्वेश्चन ये है कि सीधा ही चला जाएगा या कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे अब बारोवर को। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बारोवर को क्या डीआरईटी में जाने के लिए कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे, जजमेंट का कुछ अमाउंट जमा कराना पड़ेगा? नहीं तो सर, अगर सीधा ही चला जाएगा। जमा करना पड़ेगा सर, नहीं, 50%। जमा कराना पड़ेगा सर, 50% जमा कराना पड़ेगा। और यदि जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां के चेयरमैन चाहेंगे डीआरएटी के, तो 25% तक कर सकते हैं वे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश अनुज तिवारी जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर एक एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, मैंने उसमें भी लिखा था, चैट में भी लिखा था। सर जो हाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डीआरटी के रहेंगे, और जो जज रहते हाँ हैं अपने, जो आपने हाँ बताया कि सिविल कोर्ट के जज के बराबर इनका पावर रहता है, तो इनका हाँ, क्या क्वालिफिकेशन डीआर क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ये- रहता है? हाँ, इनका पावर नहीं रहता, मतलब पावर नहीं रहता इनका? पावर भी सेम रहता है और क्वालिफिकेशन भी सेम रहता है। हाँ, तो ये क्या, जैसे कोर्ट के अंदर डीआरटी में तो रहेंगे, क्या बाहर भी हाँ, जैसे सिविल में भी अपन ये इनका पावर रहता है क्या? नहीं, ये सिविल के केस नहीं सुन सकते। नहीं नहीं नहीं, इस मतलब मैं वो सिविल, वो वाली सिविल की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी जैसे हाँ कहीं भी घूम, जैसे एक मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे हाँ हाँ, वो पावर 24 सेम घंटे वो रहती पावर रहता है। है, यस वो यस पावर यस, सेम वो रहता है, हाँ वो हाँ, सेम ठीक है। रहता है, ओके। सेम रहता है। जी जी यस जी यस, जी। पब्लिक में आप यही बोलना पूछ। चाहते हैं, पब्लिक में जी जी सेम जी, हाँ। रहता है, हाँ ठीक जी है, हाँ, जी हाँ, पब्लिक में जी सेम ठीक रहता है। है। अच्छा, थैंक तो यू सर, थैंक। मेरे साथियों माइक बंद करिए और आगे सुनिए मेरी बात, बहुत चीजें मैंने आपको अच्छी अच्छी बतानी है अभी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई क्या डीआरएटी में जाने के लिए बारों को कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला सर जी 50% जमा कराना पड़ता है, और कईयों ने तो 25% भी लिख दिया। उन्होंने इसलिए लिख दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, सॉरी, जो चेयरपर्सन जो है वो 50% से 25% भी कर सकता है। ये कहना चाहते हैं आप लोग कि अगर बारोर की हालात को देखते हुए बारोर कहता है भाई साहब 50% मैं कहाँ जमा कराऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं, वो कहेगा फिर कम से कम 25% जमा करवा दो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और आ गया मन में, क्या चेयरपर्सन के पास ये भी पावर है कि वो पूरा बे भी कर दे, कोई बात नहीं तुम बिना पैसे जमा कराए ही आ जाओ? नहीं तो नहीं कुछ तो साथी सर। नो ही लिख रहे हैं और बहुत सारे साथी नो लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, आपकी नॉलेज सबकी बहुत अच्छी है। मेरे को एक, आपके लिए, सभी के लिए एक सैल्यूट बनता है, क्योंकि आप लोगों की वास्तव में बहुत अच्छी नॉलेज है। ये बहुत देखो, एग्जामिनर जो है ना वो आप लोगों को घुमाएगा, घुमाना है उसने बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसे मैं थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे वो भी घुमाता है ना। तो अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे आपको बोला कि 50% बारों का लगेगा, अगर चेयरपर्सन चाहेगा, अच्छा, वहां जो डीआरटी में हम बोलते हैं प्रिजाइडिंग अफसर बोलते हैं, लेकिन डीआरएटी में जब आ जाएंगे तो बोलेंगे चेयरपर्सन, ठीक है। और डीआरटी में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन थी वो मैंने बोला था सिविल जज के इक्वल होएगी, लेकिन यहाँ पे चेयरपर्सन की हाई कोर्ट के क्वालिफिकेशन के इक्वल होएगी, ठीक है। जो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन इसकी डीआरएटी के चेयरपर्सन की होगी,
ठीक है। डीआरएटी में हम चेयरपर्सन बोलते हैं, और दूसरी तरफ हम डीआरटी में हम बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। और यहाँ पे चेयरपर्सन के पास पावर है कि वो 50% लेना चाहेगा या 25% लेना चाहेगा, और 25% से वो 1 रुपया भी कम नहीं ले सकता, उसको वेव नहीं कर सकता, ठीक है। ये उसकी पावर्स जो दे रखी हैं वो ऐसी है, ओके। तो मतलब कि अगर बार बार एक बार केस हार गया डीआरटी में, तब उसको कम से कम 25% तो भाई देना ही पड़ेगा। 25% तो उसको देना ही पड़ेगा, जमा कराना ही पड़ेगा, है ना। डीआरटी में केस हारने के बाद बार के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। इसलिए साथियों, जो भी आपके केस हैं उसको डीआरटी में पूरी ताकत के साथ लड़ना है, ताकि डीआरटी में अगर हम जीत जाते हैं, उसके पास बारों के पास बहुत कम जो है रह जाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं क्या कहता है। Here's appeal against DRT orders। अगर डीआरटी ने जो कोई ऑर्डर करे हैं उसके अगेंस्ट कोई बात करना चाहता है, तो वो यहाँ आके उसकी सुनवाई होती है। हेडेड बाय चेयरपर्सन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, चेयरपर्सन यहाँ पे काम करेगा। और हाई कोर्ट जज के जो क्वालिफिकेशन है वही सेम क्वालिफिकेशन इस पर्सन की होनी चाहिए। सर प्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि पावर होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन भी पावर भी, दोनों चीजें ही हैं, क्वालिफिकेशन भी और पावर, ठीक है। क्वालिफाइड भी उतना होना चाहिए हाईकोर्ट के जज जितना, और और पावर तो बराबर पावर भी होती सेम, हाँ। यस, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डीआरटी। डीआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर्स क्विक रिकवरी ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक मनी जो है जल्दी से रिकवर हो जाती है। इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बार बार थोड़ा डरते हैं यार डीआरटी में केस चला जाएगा तो वहां तो बैंकों वालों की सुनवाई होती है, ऐसा जिस सोच के चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बैंक वाले यहाँ बैठे रहते हैं, वो केस की ना उनको पता होता है कि बार बार कहाँ बैंक वालों को घुमाता है, तो थोड़ा बैंक की साइड तो मिलती है, ठीक है ना। बैंक को बेनिफिट इसका मिलता ही है। रिड्यूसेस एनपीए इन बैंक्स, इससे बैंक का एनपीए रिड्यूस होता है। बिल्ड्स लेंडर कॉन्फिडेंस, इससे जो लेंडर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, ठीक है। चलिए, चैलेंजेस इन डीआरटी, डीआरटी में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? फी 12,000 से लेके 1,50,000 तक होती है डीआरटी में, लेकिन जो डीआरएटी में है वहां पे 12,000 फीस होती है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 30,000 हो सकती है, ठीक है। राजकुमार जी, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। राजकुमार जी ने क्वेश्चन पूछा था कि फी कितनी होनी चाहिए, हाँ। तो हाई पेंडेंस, चैलेंजेस इन डीआरटी में क्या है? हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस, केसेस की जो पेंडेंसी है वो इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि ऑफिसर यहाँ पे मिलते नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ना बहुत ज्यादा जो ऑफिस जो स्टाफ है वो रहता नहीं है, इसलिए वहां पेंडेंसी बढ़ जाती है। शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर स्टाफ, ये मैंने आपको पहले बता दिया। डिलेज ड्यू टू अपील्स, 12,000 सर, फी 22,000 इन डीआरटी ओनली नहीं, 12,000 रुपया मिनिमम, और मैक्सिमम डीआरटी में 1,50,000 तक जाती है, और डीआरएटी में 12,000 मिनिमम रहती है और मैक्सिमम 30,000 हो सकती है, ठीक है। और नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है। तो उसके बाद है रीसेंट डेवलपमेंट, कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इसमें क्या हुई है? सरफेसी एक्ट 2002 आ गया, डीआरटी के बाद सरफेसी एक्ट आ गया, जिसने बहुत ज्यादा जो बोलते हैं कि भाई बैंक के केसेस को हल करना शुरू कर दिया, कल हमने बात करी थी आप लोगों से। और डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइलिंग एंड ट्रैकिंग, आजकल जो है ना जितने भी कोर्ट की सारी कार्रवाई चलती है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, ठीक है। आप नेक्स्ट डेट में पिछली डेट क्या थी, नेक्स्ट डेट कौन सी पड़ी, फिर आप ट्रैक कर सकते हो, केस रेफरेंस नंबर डाल के केस को ट्रैक कर सकते हो। ऑनलाइन ई ऑक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी, अब जो प्रॉपर्टी की ई ऑक्शंस होनी शुरू हो गई हैं, तो उससे जो बायर है वो ज्यादा बढ़ गया है, बायर ज्यादा आना शुरू हो गया है। लिंक्ड विद आईबीसी 2016, और अभी इसको आईबीसी के साथ भी लिंक कर दिया गया है। आईबीसी के साथ कैसे लिंक कर दिया गया है? अगर आईबीसी में कंपनी ने किसी ने केस, कंपनी का कोई केस हो, तो वो कहाँ डाला जाता है बता सकते हैं आप लोग? अगर आईबीसी के केस में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड
उसके केस में अगर कंपनी डिफाल्टर है तो उसका केस कहाँ डाला जाता है? यस, एनसीएलटी एनसीएलटी में सर। एनसीएलटी, शाबाश, बिल्कुल एनसीएलटी में डाला जाता है। और जो इंडिविजुअल है उसका कहाँ पे, उसका कहाँ डाला जाता है? उसका डीआरटी में डाला जाता है। ठीक है, तो आईबीसी के साथ भी इसको जोड़ दिया है। तो डीआर इंडिविजुअल के जितने केस इंसोल आईबीसी में जाएंगे वो डीआरटी में लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? डीआरटीज आर क्रूशियल फॉर बैंकिंग स्टेबिलिटी। हाँ, डिक्रीज बाउंडिंग, यस, डिक्रीज बाउंडिंग, राजकुमार जी बिल्कुल। डीआरटीज आर क्रूशियल फॉर बैंकिंग स्टेबिलिटी, बैंकिंग के में स्थिरता लाने के लिए डीआरटी की बड़ी भूमिका है। प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड डेट रिकवरी फोरम, ये एक स्पेशलाइज्ड डेट फोरम है। और फेसिंग चैलेंजेस व्हाट रिफॉर्म्स ऑनगोइंग, इसमें चैलेंजेस तो आ रहे हैं कि भाई स्टाफ शॉर्ट है और चीजें, लेकिन फिर भी उसमें रिफॉर्म्स भी, सुधार भी आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिकवरी मैकेनिज्म बूस्ट इकोनॉमी, अगर रिकवरी मैकेनिज्म अच्छा हो तो उससे देश की इकोनॉमी अच्छा मतलब इंप्रूव करती है। उसी के जैसे डीआरटी लाए, सरफेसी एक्ट लाए, इसके बाद सबसे बढ़िया आईबीसी लेके आए, है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आए। तो इससे क्या हुआ कि देश में सुधार हुआ है, इसमें जो रिकवरी का प्रोसेस है वो फास्ट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोक अदालत सिस्टम की। लोक अदालत का आप लोग जानते हो कि लोक अदालत क्या होता है कि जब एक जज बैठ के दो पार्टियों को, जो दोनों बैंक और बारोड दोनों को बुला लेते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और बारोड को भी थोड़ा प्रेशराइज करते हैं और बैंक को भी प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आके सेटल कर लो ताकि हमारा ये आपका जो अकाउंट जो है वो एडजस्ट हो जाए। और बारोड को भी बोलते हैं तुम्हें भी इसमें बेनिफिट है। ठीक है, तो लोक अदालत में देखते हैं क्या होता है। सो लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट। जो लोग हैं इसमें बारोड भी अपना केस डाल सकता है, बैंक भी डाल सकता है। अगर बारोड चाहे तो बारोड भी लोक अदालत में केस लेके आ सकता है। अगर बैंक नहीं जा रहा तो बारोड भी कह सकता है कि मैंने बैंक के इतने पैसे देने हैं जी, बैंक मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, या बैंक मेरे को कोई कंसेशन ही नहीं दे रहा। तो जो जज साहब वहां बैठते हैं वो क्या करते हैं, वो बैंक को समन कर देते हैं कि भाई तुम आगे इस व्यक्ति के साथ बात करो। तो फिर दोनों पार्टियों को खड़ा करके उनको उनसे बहस करवाते हैं कि भाई, बारोड से पूछते हैं कि भाई तुम कितने पैसे देने को तैयार हो, बैंक से पूछते हैं कि तुम कितने लेने को तैयार हो मिनिमम, है ना। अगर बैंक वाला नहीं कम करता तो बैंक वाले को भी कई बार डांट फटकार लगाते हैं तो भाई कमाल है कि भाई आप लोग गरीब आदमी का ध्यान नहीं करते हो, ये है वो है ना। तो वो सिस्टम ऐसा है, बैंक वाला बोलता है वहां पे कि सर ये सेठ आदमी है, और वो जो बारोड है वो बोलता है सर बहुत, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ ना। तो फिर वो मिल मिला के एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर वो सेटल कर देते हैं। तो वो जो अमाउंट होती है वो बारोड को फिर बैंक को पे करनी होती है। ठीक है, तो इट इज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इंडिया। तो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इसमें क्या है कि बहुत सारे केस माय डियर फ्रेंड्स इसमें सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे केस इसमें सॉल्व होते हैं, जो टिपिकल केस हैं वो भी यहाँ पे आके लोक अदालत में हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज अंडर द एलएसए, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत 1987 में आया था। तो उसमें ये लोक अदालत लगाई जा सकती है। और प्रोवाइड्स फॉर स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो मैंने बताया कि इसमें स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव, बल्कि इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं लगती, कोई फीस भी नहीं जमा करानी पड़ती। जैसे मैंने डीआरटी में बोला कि 12,000 मिनिमम फीस है और ये 1,50,000 तक जा सकती है, परसेंटेज वाइज बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। और इसमें मेरे को आप लोग बताएंगे कि कितनी अमाउंट तक के केस लगाए जा सकते हैं, इसमें कितनी अमाउंट तक के केस लगाए जा सकते हैं। 20 लाख। तो 20 ज्यादा लाख से ज्यादा 20 लाख तक सर। 20 लाख तक 20 का लाख केस तक। लगाए जा सकते हैं। तो मेरा तो क्वेश्चन और ही होता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास तो 30 लाख का बार हो रहा है, उसका केस मैं कहाँ लगाऊं फिर, अगर लोक अदालत में नहीं लगा सकता। डीआरटी में जाएंगे सर। डीआरटी लोक अदालत, शाबाश, डीआरटी की भी लोक अदालत लगती है। नोट करो इस बात को, जो मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया है उसका कोई मतलब था। डीआरटी की लोक अदालत लगती है, यहाँ पे 20 लाख से ऊपर के केस लगते हैं। अगर आपको 20 लाख से ऊपर की अमाउंट है तो आपको डीआरटी लोक अदालत में जाना पड़ेगा। वहां भी जैसे यहाँ लोक अदालत लगती है, वहां भी लोक अदालत में केस सेटल हो जाते हैं। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड यार। सर डीआरटी की लोक अदालत या लोक अदालत की डीआरटी?
नहीं, डीआरटी की लोक अदालत लगती है। मतलब जी कोई एक बात समझ लीजिए, ठीक है। जी। चलिए, गुड गुड। चलिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले बोला कि अगर वो दोनों पार्टियों को बुलाते हैं तो दोनों की सुनते हैं, ये नहीं करते कि बैंक की सुन के तो बारोड को बेचारे को परेशान कर दिया, नहीं, बारोड की भी सुनते हैं। अगर दोनों एमिकेबली सेटल करते हैं, अगर बारोड भी हाँ करता है और बैंक भी हाँ करता है, तभी करते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक वाले को फंसा देते हैं कि भैया तुम तो 50,000 बारोड से लेना, तुम तो 15,000 में सेटल करो। ऐसा नहीं कोई प्रेशर होता। लेकिन बैंक वालों को वैसे कहते हैं कि भाई छोड़ो यार, जितना मैक्सिमम छोड़ सकते हैं, जितनी तुम्हारी पावर है, जितनी तुम्हारे आरएम की पावर है, उसको छोड़ो, है ना। तो फिर ब्रांच मैनेजर क्या करता है, आरएम से पहले पावरें लेके जाता है। तो भाई मैं इतनी अमाउंट तक छोड़ दूं, तो आरएम बोलता है छोड़ दो, तो फिर छोड़ दो। पावर्स पहले लेके जाना, वहां जाए जैन की पावर यूज करके अगर आरएम को बताओगे तो आरएम फिर गुस्सा करेगा। पहले पावर लेके जाओ, फिर बात करो, ठीक है। हाँ, तकरीबन आरएम जो है अच्छे हैं, वो पावर दे देते हैं कि ठीक है भाई, तुम जहां मेरी पावर में जहां सेटल कराओगे मैं ओके कर दूंगा। लेकिन अगर आप बिना पूछे कर गए, बाद में कहा कि सर इसको कर दो, वो कहेगा तेरे को किसने बोला था, है ना। तो इसलिए पहले बड़े बड़े ऑफिसर से पहले बात करके फिर ही आगे काम चलाओ। क्योंकि ये केस होते हैं, क्योंकि एक बार आपने जाके जज साहब के सामने बोल दिया, फिर आप उसमें अदल बदल करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो टू रिड्यूस द बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स, जब लोक अदालत में केस बहुत ज्यादा लगते हैं तो वहां डिसाइड भी बहुत होते हैं, तो इससे जो रेगुलर कोर्ट्स लग रही हैं उसका भी बोझ हल्का हो गया है। टू इनकरेज एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आपस में मिलके डिस्प्यूट्स का समाप्त करना, ये एक बहुत बढ़िया एक हथियार गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट इसका यूज बहुत कर रही है। और टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड हार्मोनी, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं रह जाता। मान लो कि ब्रांच मैनेजर जाके कोई जबरदस्ती किसी बारोड के साथ करेगा, तो कल वो बारोड जो है वो ब्रांच मैनेजर के कई बार अगेंस्ट भी हो जाता है, पर्सनली भी आ जाता है ना, पर्सनली कई बार एफआईआर डाल देते हैं, पर्सनली कई बार लड़ाई कर लेते हैं बार ब्रांच मैनेजर के साथ। तो अगर यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी तो वो वाला जो डिस्प्यूट है वो राइज नहीं होगा। तो लोक अदालत स्टेब्लिश अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, डिसीजन जो होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, लोक अदालत आर बाइंडिंग एंड फाइनल। लोक अदालत जो है, जो एक बार अपने ऑर्डर निकाल दिए, वो फाइनल होते हैं, दोनों को उसको करना होता है। दे आर डीम टू बी ए डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर होते हैं। नो अपील लाइज अगेंस्ट लोक अदालत अवार्ड, जो एक बार लोक अदालत ने करते हैं तो इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती है। टाइप्स ऑफ लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत लगती है फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। परमानेंट लोक अदालत का मतलब ये रहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक, वो क्या करते हैं, कोर्ट्स, जो कोर्ट्स होती हैं वहीं पे एक चैम्बर बना देते हैं, वहां पे एक परमानेंट जज साहब बैठा देते हैं, रिटायर्ड जज बैठते हैं यहाँ पे। तो रिटायर्ड जज यहाँ पे बैठा देते हैं, तो जितने भी उसके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केस होते हैं वो डेली बेसिस पे भी सुने जाते हैं, ऐसा भी है। और दूसरा नेशनल लोक अदालत, नेशनल होती है कि नेशन की तरफ से, मतलब कि एक डेट अनाउंस कर दी जाती है। जैसे मान लो कि भाई अनाउंस कर दिया कि भाई आज 18 है, आज थर्सडे है 19, वो क्या करते हैं, सैटरडे के दिन 20 तारीख को एक लोक अदालत डिक्लेयर कर देंगे कि 20/9/25 को भाई लोक अदालत लगेगी। तो फिर क्या करते हैं, पूरे इंडिया में वो काम चलता है, पूरे बैंक्स जो है उस दिन नेशनल लोक अदालत लगेगी, हर कोर्ट में लगेगी, है ना। तो वहां पे जाके लोग अपने बैंक वाले अपने केस लगाएंगे, बार को बुलाएंगे, सम्मन करेंगे, वहां सब इकट्ठे होंगे। तो उस नेशनल लोक अदालत में बहुत सारे जो केसेस हैं वो आप लोग करते हो, आपको पता ही है ना। तो ये नेशनल लोक अदालत होती है। मेगा लोक अदालत स्टेट वाइड लेवल पे, स्टेट लेवल के ऊपर मेगा लोक अदालत लगती है। फिर मोबाइल लोक अदालत लगती है, ऑर्गेनाइज इन रूरल एंड रिमोट एरिया, ठीक है। कि या जिसमें जैसा हम एक पर्टिकुलर एरिया में जाके अनाउंस कर देते हैं, वहां बैठते हैं और वहां पे केसेस जो है वो डिसाइड करते हैं। इसमें कौन से केसेस लगाए जा सकते हैं, सिविल केसेस लगाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस, कोई भी केस जो है इसमें लग सकता है। कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस जो है इसमें नहीं लगते हैं।
और जो क्रिमिनल केसेस है वो इसमें नहीं सुने जाते हैं। फिर बैंक रिकवरी केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, लेबर क्रिमिनल केसेस नहीं सुने जाते, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस जो है वो सुने जाते हैं। फिर उसके बाद है केसेस पेंडिंग इन कोर्स ऑफ प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स। तो ये सारे जो है केसेस इसमें लगते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोसीजर ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का प्रोसीजर क्या है? बोथ पार्टीज एग्री टू सेटल डिस्प्यूट। जो मैंने आपको पहले बोला, यानी कि बारों एग्री कर गया, बैंक एग्री नहीं किया तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों को एग्री होना पड़ेगा तभी काम बनेगा। प्रोसीडिंग्स आर इनफॉर्मल एंड इनफ्लेक्सिबल। मतलब कि जो प्रोसीडिंग रहती हैं ये इनफॉर्मल सी होती हैं, कोई ऐसा नहीं कि मतलब कि वो एक कटहरे में खड़ा होगा, वो दूसरे कटहरे में खड़ा होगा, फिर वो कोई वकील आएगा, वो इससे बात करेगा, वो उससे बात नहीं, वो खड़े होके आपस में भी बात करके तो डिसीजन ले सकते हैं। वह बिना वो कटहरे में खड़े हुए भी डिसीजन कर, इनफॉर्मल सी होती है। ऐसा नहीं कि जैसे हाई कोर्ट में आपको कटहरे में खड़ा ही होना पड़ता है, सिविल कोर्ट में खड़ा ही होना पड़ता है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे इनफॉर्मल डिस्कशन के साथ भी हो जाता है। नो कोर्ट फी चार्ज और सेटलमेंट रिकॉर्डेड एज अवार्ड ऑफ लोक अदालत एंड अवार्ड इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल एज सिविल कोर्ट डिक्री। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि भाई जो केस आपके ना लगे रहते हैं, यहाँ इंश्योरेंस क्लेम हमारे को आना होता है ना, डीआईसीजीसी क्लेम जो होते हैं, उन सभी केसेस में आपने एक बार लोक अदालत जरूर लगानी। ठीक है? उसमें ये बताने के लिए कि हमने लीगल एक्शन लिया, क्योंकि इसको लीगल एक्शन भी काउंट किया जाता है। ठीक है? ये याद रखिए, पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लेम इंश्योरेंस का तब तक नहीं मिलता जब तक आप ये नहीं कहते कि हमने लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिए। तो लीगल एक्शन ये अगर लोक अदालत में भी आप केस लगा देते हो तो वो भी लीगल एक्शन स्टार्ट है। ठीक है? तो आप बता सकते हैं कि लोक अदालत में हमने केस लगाया हुआ है, इससे ही हमारा काम चल जाता है। एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत: क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, जल्दी और बिना खर्चे का है जस्टिस। नो लेंथी प्रोसीजर, रिड्यूसेस बर्डन ऑन कोर्ट्स, प्रमोट्स हार्मनी बिटवीन पार्टीज और यूजफुल फॉर रिकवरी ऑफ स्मॉल लोन्स एंड सेटलमेंट। छोटे लोनों के लिए सेटलमेंट करने के लिए ये बहुत बड़ा है। लिमिटेशंस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के लिमिटेशंस क्या है? रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी। इसमें इनका ये रहता है कि भाई दोनों पार्टी की लिमिट, दोनों की को एग्री करवाना होता है। कई बार एक पार्टी एग्री कर जाती, दूसरी नहीं एग्री करती, तो इनको उनको मनाने के लिए बड़ा दिमाग खर्चना पड़ता है। कैन नॉट एडजुडिकेट नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। और मैंने बताया कि जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस है उसको ये नहीं कर सकती। और समटाइम्स प्रेशर में अफेक्ट वॉलेंट्री सेटलमेंट और लिमिटेड स्कोप कंपेयर टू रेगुलर कोर्स। तो रेगुलर कोर्स से अलग इसको लिमिटेड स्कोप है। लोग चाहे तो आ सकते हैं, लोग चाहे तो नहीं आए, लेकिन सिविल कोर्ट या डीआरटी में तो उनको जाना ही पड़ता है। मान लो कि हम बारों को समन किया, लोक अदालत में वो आए चाहे ना आए, ये जरूरी नहीं कि वो घसीट के नहीं ला सकता लोक अदालत वाला, लेकिन सिविल कोर्ट के पास पावर है कि वो बारों को उठा के भी ला सकते हैं, है ना? डीआरटी में भी पावर है ये। लोक अदालत इन बैंकिंग सेक्टर। बैंक यूज लोक अदालत टू रिकवर स्मॉल लोन्स एंड एनपीए। स्मॉल लोन और एनपीए अकाउंट को रिकवर करने के लिए, पर्टिकुलरली जो 20 लाख तक के अकाउंट है उनको उनमें रिकवरी करते हैं। हैज सीन सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स एंड रिटेल लोन्स। जितने हैं वो इसमें सेटल होते हैं, रिटेल लोन और एग्रीकल्चर लोन। किसान जो है आमतौर पे लोक अदालत में जाके घबराता नहीं और वो वहां पे सेटल करता है। रिड्यूसेस लिटिगेशन कॉस्ट एंड टाइम फॉर बैंक्स। जो कॉस्ट वगैरह पड़ती है बैंक को वो भी नहीं पड़ती, और टाइम जो बैंक का है वो बच जाता है। कंक्लूजन: लोक अदालत इज एन इफेक्टिव टूल फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लोक अदालत एक बढ़िया टूल है जिससे कि हम अपना डिस्प्यूट जो है वो इसको सेटल कर सकते हैं। प्लेज वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस। जस्टिस यहाँ अच्छा मिल जाता है। यूजफुल फॉर बैंक्स, बैंकों के लिए भी यूजफुल है। कॉमन सिटीजन और वीकर सेक्शन सबके लिए ये बहुत बढ़िया टूल है। और प्रमोट स्पीडी, अफोर्डेबल एंड एमिकेबल जस्टिस। तो डियर फ्रेंड्स, बारी अब आपकी आ चुकी है। अब हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं, तो बी रेडी फॉर द शो, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे, ओ हो क्या बात है, आज तो नफरी बहुत अच्छी है। सर 97 लोग हमारे। क्वेश्चन है सर। हाँ सर आपने अभी कंक्लूजन के जस्ट पहले बोला हुआ है कि स्मॉल लोन एंड एनपीए दोनों ही आते हैं, तो क्या हाँ, जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उनकी का भी केस लोक अदालत में ले जा सकते हैं?
स्मॉल नहीं, लोन्स। एनपीए अकाउंट्स, ओनली ओनली एनपीए अकाउंट्स। उसमें स्मॉल लोन एंड एनपीए लिखा हुआ था, इसलिए पूछा हाँ, था। स्मॉल लोन जो मतलब कि एनपीए अकाउंट, और मतलब कि आप एनपीए अकाउंट के बगैर उसको लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आपको सम्मन देना है ना। जी उसको सम्मन देना है तो एनपीए अकाउंट का वो देखता है अपना, जो वहां पे जज सामने, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस लगाए हैं, वो चेक जी। करते हैं कि अकाउंट एनपीए होना चाहिए। ठीक है ठीक है। ठीक। एक बात और सर, वो 12,000 और 1,50,000 वाला डीआरटी का जो कोर्ट फीस है, वो दोनों हाँ क्लियर कर दीजिए सर एक बार फिर से। हाँ, ये है कि भाई मिनिमम फीस जो है वो हाँ। डीआरटी में 12,000 रुपया लगती है, और परसेंटेज वाइज मतलब कि मैक्सिमम फीस वहां पे जो जमा हो सकती है वो 1,50,000 हो सकती है। अच्छा। और जो डीआरएटी में है वहां पे हाँ। मिनिमम फीस 12,000 रुपये है, और हाँ। मैक्सिमम वहां पे 30,000 रुपया जमा हो सकती है। जी सर, एक बात हमको और मालूम है कि 12,000 के 10,000 के 10 लाख के लिए 12,000 है, और हाँ पर लाख 1,000 रुपए फीस बढ़ती रहती है हाँ, क्या? वो मैंने बताया आपको कि भाई वो बिल्कुल सही है आपका, 20 लाख से ऊपर की बात है। अब वो रह गया, 10 लाख वाला तो खत्म हो गया ना, तो 20 लाख से ऊपर, ठीक है। अच्छा अच्छा, 20 लाख से ठीक। ऊपर 12,000 फीस, उसके बाद पर 1,000 बढ़ती रहती है। यस, यू आर राइट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए हम अब एमसीक्यू करने जा रहे हैं। बी रेडी फॉर द शो। कोई भी व्यक्ति माइक पे नहीं आंसर बोलेगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, माई माई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, कि कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, क्योंकि आप माइक पे बोल देते हो तो सबको पता चल जाता है, तो वो जो खेल रहा है ना उसको आनंद नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, डीआरटी वर एस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट? डीआरटी कौन से एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड हुए थे? तो सर्फेसी कंपनीज, आरडीडीबीएफआई या आईबीसी? वो भाई जहां पे काम शुरू हो चुका है। बहुत अच्छे साथी, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आप इतने साथी बैठे हैं और इतने सक्षम हो कि आपने जैसे सब चीजों को खा पी रखा है, और बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहे हो। वेरी गुड। सी को लॉक किया जाए, आप लोग बोल रहे हो, बड़ा क्लियर आ गया है कंसेंट कि भाई सी को लॉक कर दिया जाए, तो सी को लॉक करते हैं। राइट आंसर देखते हैं। यस, आरडीडीबीएफआई एक्ट जो है, रिकवरी ड्यूज, रिकवरी डेट ड्यू फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, 1993 में आया था। वेरी गुड। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डेट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग ए केस इन डीआरटी? डीआरटी में केस फाइल करना है तो कितनी अमाउंट होनी चाहिए? तो 5, 10, 20 या 50? तो यहाँ फिर काम शुरू हो चुका है, बुलेट ट्रेन चल पड़ी है, और सभी साथी जो है इसको सी को लॉक करने की बातें कर रहे हैं कि सर सी को लॉक किया जाए और हमारे को राइट आंसर बताया जाए। सी को लॉक किया, राइट आंसर देखा। यस, 20 लाख से ऊपर के केसेस जो है वो यहाँ पे लगते हैं। चलिए, क्वेश्चन 3, हु हेड्स ए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल? डेट डीआरटी में हेड कौन होता है? चेयरपर्सन, प्रिजाइडिंग अफसर, रिकवरी अफसर या मजिस्ट्रेट? तो आप बड़े क्लियर हो कि डीआरटी में तो सर प्रिजाइडिंग अफसर ही होता है, डीआरटी में चेयरपर्सन होता है। तो चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, तो बी को लॉक कर लेते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। यस, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अपील्स अगेंस्ट डीआरटी ऑर्डर्स आर मेड टू? जो कोई डीआरटी से दुखी है वो कहाँ अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डीआरटी में या आरबीआई में? भाई यहाँ पे तो काम पूरी स्पीड से चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल पड़ी है, और बोल रहे हैं कि डीआरटी सर, डीआरटी अगर कोई दुखी है, बैंकर या बारोर, तो वो डीआरटी में अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकता है। चलिए, सी को लॉक करते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हु अपॉइंट्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ डीआरटी? डीआरटी का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसको कौन अपॉइंट करता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट? तो यहाँ पे काम चल चल पड़ा है, फिर से बुलेट ट्रेन फिर से चल पड़ी है। वेरी गुड यार, रियली सल्यूट है आप लोग सभी साथियों को। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर भी करते हो और सुनते भी अच्छे से, और आपके क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें भी लगता है कि यार आप लोग हमारे को ध्यान से सुन रहे हो। थैंक यू सो मच। सी को लॉक कर दें, सी को लॉक कर देते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। सी को लॉक किया, राइट आंसर देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस। क्वेश्चन नंबर 6, द रिकवरी ऑफिसर इन डीआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? डीआरटी जो है वो क्या करता है? द रिकवरी अफसर, हाँ, रिकवरी ऑफिसर का क्या काम है डीआरटी में? पासिंग फाइनल ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग रिकवरी सर्टिफिकेट, कंडक्टिंग अपील्स या प्रिपेयरिंग बैंक ऑडिट्स? क्या रिकवरी ऑफिसर का क्या काम है?
तो सभी बी को लॉक करने की बातें कर रहे हैं सर। एग्जीक्यूटिंग रिकवरी सर्टिफिकेट, क्योंकि रिकवरी ऑफिसर है तो वो रिकवरी का ही काम देखेगा, तो एग्जीक्यूटिंग रिकवरी सर्टिफिकेट इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जो रिकवरी ऑफिसर, जो रिकवरी सर्टिफिकेट है उसको एग्जीक्यूट करवाना उसका काम है। रिकवरी ऑफिसर जाता है, जब एक बार रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो फिर रिकवरी ऑफिसर जाके सारी प्रॉपर्टी को देखता है और उस प्रॉपर्टी को सेल कराने का जतन करता है। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, डीआरटी हैज पावर सिमिलर टू, डीआरटी की पावर किसके बराबर है, मतलब कि किस जैसी है? क्रिमिनल कोड जैसी, सिविल कोड जैसी, सुप्रीम कोर्ट जैसी, या लोक अदालत जैसी? तो यहाँ पे एक ही काम चल रहा है भाई, बी को लॉक किया जाए, सिविल कोड जैसी है सर। चलिए बी को लॉक करते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। यस, मैंने बताया था कि सिविल कोड जैसी पावर जो है इसके पास है। ठीक है, अदरवाइज और अदरवाइज दोनों ठीक है, एज ए जज भी और एज ए पब्लिक जो उसकी होती है। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर डीआरएटी व्हाट इज द मैंडेटरी प्री डिपॉजिट अमाउंट फॉर फाइलिंग एन अपील? अगर डीआरटी में कोई जाना चाहता है तो उसको कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे? 10%, 25%, 50% या 100%? तो यहाँ पे बहुत साथी जो है बी सी करना शुरू कर दिया, बी और सी ऐसे करना शुरू कर दिया। तो आपको जब ये क्वेश्चन आए मैंडेटरी कितना है, मैंडेटरी तो 50% है, मैंडेटरी मैंडेटरी 50% है। 25% कब है कि अगर डीआरएटी चाहे तो, है ना। मैंडेटरी इसका मतलब कितना हुआ, 50%, है ना। तो इसमें डिस्प्यूट नहीं डालना, सी, सी द राइट आंसर। यस, समझिए मेरी बात ध्यान से समझो बात को। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ना है। ठीक है, तो वो डीआरटी अलाउ कर सकता है ना, 25% तक अलाउ कर सकता है, जो उसकी पावर में आता है। लेकिन वो कहते हैं मैंडेटरी कितना है, प्रत्येक व्यक्ति को कितना, वैसे आमतौर पे किसका बोला है, 50%। उसके बाद अगर कोई अपील करेगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा, अगर डीआरएटी ने मान लिया तब तो 25 करा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आपका जो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है वो 50% है। ठीक है, इसमें कोई अपने आप को कंफ्यूज मत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग डीआरटी वाज, डीआरटी को क्यों एस्टेब्लिश किया गया भाई? रिजॉल्व कंज्यूमर डिस्प्यूट, स्पीडी रिकवरी ऑफ बैंक लोन, प्रोवाइड लीगल एड, या सेटल लेबर डिस्प्यूट्स? किसके लिए इसको किया गया था? वो बहुत क्लियर कंसेप्ट है आपका कि सर ये तो बैंक के लोन की रिकवरी के लिए किया गया था। बी को लॉक कर दीजिए, राइट आंसर यही है, तो बी को लॉक किया, राइट आंसर देखा। यस, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, Which act empowered banks to take possession of securities without court intervention? बिना कोर्ट इंटरवेंशन के बैंक किसमें अपने आप पोजेशन ले सकता है? सरफेसी में, आरडीडीबीएफए एक्ट में, या आईबीसी में, या कंपनीज एक्ट में? तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि कल ही आपने किया है सरफेसी एक्ट, तो आपको पता है सर ने बताया था कि पोजेशन जो है सरफेसी एक्ट में ही ले सकते हैं। तो ए को लॉक कर दीजिए सर। तो ए को लॉक करते हैं, राइट आंसर देखते हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए अब लोक अदालत के ऊपर आएंगे क्वेश्चन, तो बी रेडी फॉर द शो। लोक अदालत से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, लोक अदालत इज आल्सो नोन एज, लोक अदालत को एक और नाम से जाना जाता है पीपल्स कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, या न्याय पंचायत? तो भाई ये तो क्लियर ही है कंसेप्ट कि एक को लॉक किया जाए सर, पीपल्स कोर्ट बोलते हैं उसको। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, एक को लॉक किया, राइट आंसर देखा। यस, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, लोक अदालत फंक्शन अंडर विच एक्ट? लोक अदालत किस एक्ट के अधीन काम करती है? इंडियन पिनल कोड, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, आर्बिट्रेशन एक्ट 96, या सिविल प्रोसीजर कोड? तो वहां पे एक ही काम चल रहा है कि बी को लॉक किया, बी फॉर बुलेट ट्रेन। तो बी को आप लॉक करिए सर, राइट आंसर हमारा यही है। चलिए बी को लॉक करते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। और आपका आंसर तो पहले ही इसका मतलब शो हो चुका था क्या? चलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन लोक अदालत टेक अप? इनमें से कौन से केस जो है लोक अदालत ले सकती है? कैन टेक, इसमें से सिविल केसेस, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, बैंक लोन रिकवरी केसेस, ऑल ऑफ द अबव? तो डी इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यस, सिविल केस ले सकती हैं, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस ले सकते हैं, और बैंक लोन रिकवरी केसेस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
डिसीजंस ऑफ लोक अदालत आर, लोक अदालत के जो डिसीजन है, एडवाइजर्स ओनली, बाइंडिंग एंड फाइनल, सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट रिव्यू, या नॉट इनफोर्सेबल। जो लोक अदालत के डिसीजंस होते हैं ये कैसे होते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। यस, बाइंडिंग एंड फाइनल जो भी है, जो निर्णय देते हैं, दैट आर बाइंडिंग एंड फाइनल होते हैं इनके डिसीजन। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फी चार्ज फॉर फाइलिंग ए केस इन लोक अदालत? लोक अदालत में जो केस फाइल करते हैं तो कितनी फीस लगाते हैं? नॉर्मल कोर्ट फी, 50% ऑफ कोर्ट फी, या नो फी, या डिपेंड्स ऑन केस टाइप। तो यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन तो चली है, लेकिन सी के लिए चली है कि सर सी, नो फी, कोई भी चार्जेस नहीं लगता अगर लोक अदालत में केस डालते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सी को लॉक करते हैं, राइट आंसर देखते हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब, कि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। कोई भी अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है, बारोर भी डाल सकता है और बैंक भी डाल सकता है। आमतौर पे बैंक ही डालते हैं और बारोर को सम्मन करवाते हैं, ठीक है, और बारोर फिर आता है, फिर बातचीत चलती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज नेशन वाइड ऑन ए सिंगल डे? कौन सी जो होती है जो एक ही दिन में सारे नेशन में लगाई जाती है? परमानेंट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, मेगा लोक अदालत, या मोबाइल लोक अदालत? हाँ, बिल्कुल सही बात आप लोगों की, मैं एग्री करता हूँ, बी इज द राइट आंसर। नेशनल लोक अदालत लगती है। क्यों? क्योंकि ये एक दिन में अनाउंस हो जाती है पूरे देश में, तो वह उस दिन सारे कहीं वो अदालत लगती है। तो बी को लॉक करते हैं, राइट आंसर देखते हैं। यस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द jurisdiction लिमिट फॉर लोक अदालत इन बैंक रिकवरी केस? बैंक रिकवरी के केस में लोक अदालत में कितनी अमाउंट तक के केस लग सकते हैं? तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या 50 लाख? तो यहाँ पे एक ही काम चल रहा है, सी, कि 20 लाख तक के केसेस जो हैं वो लोक अदालत में लगाए जा सकते हैं। चलिए सी को लॉक करते हैं, राइट आंसर देखते हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैंडल्ड बाय लोक अदालत? इनमें से कौन से केस जो है लोक अदालत के नहीं लिए जाते? तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केसेस? तो यहाँ पे सी को लॉक करने की बात चल रही है कि नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस जो है वो यहाँ पे नहीं लिए जाते, ठीक है। तो सी को लॉक किया, राइट आंसर देखा, बिल्कुल सही जवाब। और क्वेश्चन नंबर 9, अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज ट्रीटेड एज, जो लोक अदालत का अवार्ड है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, एडवाइजरी ओपिनियन, गवर्नमेंट ऑर्डर, या लीगल नोटिस? क्या समझा जाता है इसको? वो यहाँ पे बात चल रही है कि ए को लॉक किया जाए सर, कि डिक्री एक तरह जिससे सिविल कोर्ट की डिक्री है वैसी मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को, ए को लॉक करते हुए राइट आंसर देखते हैं। यस, डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट जो है इसके बराबर समझा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा खेलें और पूरा अपनी हाजिरी सभी लगाएं यहाँ पे। तो मैं आपका साथी आपकी वेट करूंगा यहाँ पे। सो वन की एडवांटेज ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत का एक कोई एडवांटेज बताइए। लॉन्ग ट्रायल प्रोसेस, एक्सपेंसिव जस्टिस, क्विक एंड एमिकेबल सेटलमेंट, या मैंडेटरी लायर रिप्रेजेंटेशन? क्या? तो भाई यहाँ सब पढ़े लिखे हैं और शक्तिशाली हैं और मेहनती लोग हो आप लोग, आप में करेज है। हाँ, आप प्रमोशन के हकदार हो, क्योंकि इतना काम करके आते हो उसके बाद भी पढ़ने बैठते हो आते ही। मैं रियली में बहुत हैप्पी हूँ आप सभी के लिए, बहुत अच्छे हो आप। तो सी को लॉक करते हैं, राइट आंसर देखते हैं। वाह जी वाह, क्विक एंड एमिकेबल सेटलमेंट। ये कोई गूगली क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम समझते हैं कि जहां फंसने वाले हैं लोग, लेकिन आप लोग ऐसे हो कि आप फंसने वाले है ही नहीं। आपको कोई फंसा ही नहीं सकता माय डियर। आप तो बस आगे जाके बस प्रमोशन वाली चेयर पे बैठने वाले हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज का मैसेज देखते हैं क्या कहते हैं। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है भाई, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। बिल्कुल, जब आप पास कर जाते हो, सब कुछ कर जाते हो, तो डीआरटी से डीआरएटी में अप्लाई करने की टाइम लिमिट क्या है? डीआरटी से डीआरएटी में अगर कोई जाना चाहता है तो 30 दिन का टाइम रहता है। 30 डेज, हाँ।
तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप सभी साथी मेरे साथ जुड़े और मेरे को ध्यान से सर, सुना। हाँ जी। सर ये लोक अदालत के जो जज रहेंगे इनको भी कुछ कहा जाता है क्या? नहीं, ये रिटायर्ड जज होते हैं, तो इनको सभी कुछ नेशनल लोक अदालत में भी रिटायर्ड जज होते हैं? नहीं, नेशनल लोक अदालत में तो सभी जज बैठते हैं। मैं अच्छा सिर्फ अच्छा ये जो स्टेट लेवल पे लगती हैं, या जो परमानेंट लगती है ना, वहां पे। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ईआरटी की फीस जो वो बैंक ही देता है, लेकिन रिकवर करते हैं हम बार से जितना भी है। ठीक है जीत, विक्रम जी थैंक यू सो मच, प्रकाश जोरवाल जी यस सर। एमसीयू का किस एग्जाम में काम आएंगे सर? एमसीयू किस किस एग्जाम में? एमसीक्यू जो आप अभी प्रमोशन एग्जाम दे रहे हो उसमें काम आएंगे जादव जी। सभी जो जो भी एग्जाम आपके होने आगे उसमें एमसीक्यू काम आने। हम्म, यज्ञ राम जी थैंक यू सो मच, ब्रजेश कुमार जी थैंक यू सो मच, ओम प्रकाश जी थैंक यू। हाँ, ऑफिस असिस्टेंट से क्लरिकल में भी आते हैं, उसके सॉरी ऑफिस असिस्टेंट से ऑफिसर में आते हैं, फिर उसके बाद आपके जो भी प्रमोशन टेस्ट है 1 to 2, 2 to 3 सब में आते हैं। थैंक यू सर, ओके थैंक यू प्रतिमा श्रीवास्तव। 50% कहाँ जमा होगा? डीआरएटी में। वो जैसे सिविल कोर्ट में जमा होता है ना, वैसे वहां पे जमा होता है। अमित जी थैंक यू, श्वेता जी यस, राकेश गुप्ता जी थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। आप बहुत मोटिवेट करते हो मेरे को। मैं आपके लिए जितना मैक्सिमम कर सकूंगा, मैं अपनी फुल एफर्ट्स के साथ हमेशा आता रहूंगा आपके पास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके गुड नाइट मेरी तरफ से। राइट सर।